यस मैम। यस मैम। गुड। अभी हमने आगे करना है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसके ऊपर हमारी एरर्स का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, वो चीज हमने करनी है। तो जैसे हमारा 25th फिफ्थ फोर्थ सॉरी एग्जाम्पल है, ये हम शुरू करेंगे। इसमें वो कह रहा है कि बुक्स ऑफ द अकाउंट्स ऑफ ए कंपनी लिमिटेड फॉर द ईयर एंडिंग 31 March 2023 were closed with the difference of 21,510। अब देखो आपकी बुक्स में जब मार्च क्लोजिंग हुई तो डिफरेंस आया 21,510 रुपए का डिफरेंस आया। आपने उसके साथ अपनी बुक्स क्लोज कर दी। जब बुक्स क्लोज करी तो वो सस्पेंस में डाल दिया हमने, ठीक है। अब हमने करना क्या है, फॉलोइंग एरर्स वर डिटेक्टेड सब्सिक्वेंटली। बाद में हमें अपनी गलतियां पता चली। पहली गलती थी रिटर्न आउटवर्ड बुक अंडर कास्ट थी। फिर जो भी गलतियां हैं, हम पहले गलतियां फिर बाद में वन बाय वन पढ़ेंगे। लास्ट में पहले हम ये देखते हैं कि ये पूछना क्या चाहता है हमारे से। वो कहता है कि आप सस्पेंस अकाउंट बनाओ और बताओ कि आपकी एरर्स का जो है डिटर्मिनेशन ऑफ द लास्ट ईयर जो प्रॉफिट आपने निकाला था उस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो अब मैं जिससे पूछूंगी मुझे वही बताएगा। रिटर्न आउटवर्ड बुक अंडर कास्ट बाय 100, इसकी एंट्री मुझे कौन बताएगा। हाँ जी, पूनम आप बताइए। यस मैम। आप बताइए मुझे इसकी एंट्री। रिटर्न आउटवर्ड बुक वाज अंडर कास्ट बाय ₹100। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट डेबिट क्यों किया आपने। रिटर्न आउटवर्ड क्या होता है हमारा, परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न हमारा क्रेडिट होता है, ठीक है। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। ठीक है। अब नेक्स्ट एंट्री है हमारी 1500 being total of discount column on the credit side of cash book। इसको हमने पोस्ट ही नहीं किया। इसकी एंट्री कौन बताएगा। अर्पिता आप बताओ। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, इसकी भी सेम एंट्री आएगी क्योंकि डिस्काउंट कॉलम हमारा क्रेडिट साइड है। नेक्स्ट है 6000 बीइंग of cost of purchase of office furniture was debited to purchase account। इसकी एंट्री क्या आएगी। सिमरन आप बताओ। ऑफिस फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू P&L। P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। परचेज की जगह हम एडजस्टमेंट डालेंगे। अगला है आपका क्रेडिट सेल ऑफ ₹760 was wrongly posted 670 to the customer account in sale ledger, ठीक है। कस्टमर के अकाउंट में हमने गलत पोस्ट किया है, 760 की जगह 670 रुपए पोस्ट कर दिए उसके अकाउंट में कस्टमर के। अब क्या एंट्री करें, कौन बताएगा। कृतिका आप बताओ। हर्षप्रीत, हर्षदीप, मुस्कान। मैम डेटर अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। आपने डेटर में क्रेडिट सेल थी तो हम डेटर अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस करेंगे। कितने से करेंगे एंट्री। मैम जितने की डिफरेंस है 90 रुपीज। 90 रुपीज, बिल्कुल ठीक बताया आपने, वेरी गुड। क्योंकि देखो अब इसमें हमारा सेल अकाउंट ठीक है, सिर्फ हमारा डेटर अकाउंट गलत है। तो डेटर टू सस्पेंस, क्योंकि हमने डेटर में 90 रुपीज कम डाले हैं तो इसलिए हम 90 रुपीज से एंट्री कर देंगे। वेरी गुड मुस्कान। The sales account was undercast by 10,000 being carry over mistake in sale day book
अंडर कास्ट थी आपकी, सेल अकाउंट अंडर कास्ट है, कितने से? 10,000 से। अब क्या एंट्री करें इसकी? हरसिमरन आप बताओ। हरप्रीत कौर, अमनदीप कौर, रमनप्रीत। इसका मतलब आप लोगों ने काम किया नहीं है। राजकु मैम हाँ रमन, हाँ हाँ जी बोलो। एंट्री आएगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। हाँ, सेल 10,000। अकाउंट हमारा, हाँ बिल्कुल ठीक है, गुड। सेल अकाउंट हमारा अंडर कास्ट है, तो सेल हमारी क्रेडिट होती है, तो हमने सेल के अकाउंट में क्रेडिट में डालने हैं 10,000 रुपए, तो डेबिट हम सस्पेंस को करेंगे। लेकिन क्योंकि साल खत्म हो चुका है, फाइनल अकाउंट बन चुके हैं, तो सेल की एंट्री हम नहीं कर सकते, उसकी जगह हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट करेंगे। तो हमारी एंट्री आएगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। गुड बेटा। आगे देखिए, वो कह रहा है क्लोजिंग स्टॉक आपका ओवरकास्ट था 10,000 रुपए से, बीइंग कास्टिंग एरर इन शेड्यूल्ड और इन्वेंट्री। क्लोजिंग स्टॉक आपका ओवरकास्ट था, क्लोजिंग स्टॉक की क्या एंट्री करोगे? मैम मैं बताऊं, बताओ बेटा। लॉस अकाउंट डेबिट टू क्लोजिंग स्टॉक। हाँ, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक को हम डेबिट करते हैं, यहाँ पर ओवरकास्ट है, तो हम उसे क्रेडिट करेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट डेबिट टू क्लोजिंग स्टॉक। अब एंट्रियां आपने सारी ठीक कर ली। अब दूसरा पॉइंट उसने पूछा है सस्पेंस अकाउंट बनाओ, तो हम पहले सस्पेंस अकाउंट बनाते हैं, क्योंकि हमने एंट्रीज कर ली हैं, तो उससे हम सस्पेंस अकाउंट बनाएंगे। तो देखो, उसने हमें ये बोला है कि आपका ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस है, लेकिन कहाँ है, इसने हमें ये नहीं बोला था ना। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 21,510 रुपए का डिफरेंस है, लेकिन किस साइड है उसने कुछ नहीं बताया था हमें। तो अब हम क्या करेंगे, पहले सस्पेंस अकाउंट से यहाँ से एंट्रियां उठाएंगे। टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, जो जो सस्पेंस की एंट्री है, यहाँ पर सस्पेंस के क्रेडिट में बाय डेटर टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। सारी एंट्रियां डाल के जो बैलेंसिंग फिगर बचेगा 21,510 बचना चाहिए। उससे हमें ये भी पता चल जाएगा हमारा क्वेश्चन ठीक है, और ये भी पता चल जाएगा कि किधर को आना है वो। ये आपका क्रेडिट साइड पे आ गया 21,510। तो आपकी एंट्रीज भी होगी, आपका सस्पेंस अकाउंट भी बन गया। तीसरा क्वेश्चन उसने हमारे से पूछा है कि आपकी इन एरर्स का पिछले साल के प्रॉफिट एंड लॉस पे क्या इम्पैक्ट पड़ा होगा। तो अब आप यहाँ देखो, यहाँ पर हम प्रॉफिट एंड लॉस को 100 रुपए से क्रेडिट कर रहे हैं। तो अगर यही क्रेडिट हमने पिछले साल, हाँ जी बोलो, कुछ बोलना चाहते हो? ठीक है, स्पीकर ऑफ कर दो फिर। देखो, आपने पिछले साल प्रॉफिट एंड लॉस को अगर अब आप क्रेडिट कर रहे हो, तो ये पिछले साल होना चाहिए था क्रेडिट, यानी कि पिछले साल का प्रॉफिट आपका 100 रुपए से कम दिखा रहा है। फिर 1,500, ये भी वही हो गया, 1,600 से कम हो गया। जहां पर हम यूजली क्या करते हैं कि जब प्रॉफिट को क्रेडिट करते हैं, इसका मतलब हमारा प्रॉफिट बढ़ रहा होता है। यहाँ पर क्या है कि ये प्रॉफिट हमारा पिछले साल बढ़ना चाहिए था, जो नहीं बढ़ा, तो पिछले साल का प्रॉफिट उतने से कम हो गया। तो अब क्रेडिट में देखो क्या है, 1,500 और 100, 1,600 हो गया। बेटा स्पीकर ऑफ करो। 1,600 मैम एंड 6, हाँ जी। जो आपने 1 मिनट पहले बताया वो एक बार रिपीट कर दोगे? कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से आपकी आवाज नहीं आ रही थी मैम। कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ। देखो, यूजली हम क्या करते हैं, जब हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट होता है, उसका क्या मतलब होता है कि हमारा प्रॉफिट बढ़ रहा है। यस मैम। यहां पर भी यही मतलब है, लेकिन ये प्रॉफिट तो पिछले साल बढ़ना चाहिए था। तो पिछले साल के प्रॉफिट पे क्या इम्पैक्ट हुआ, हम तो इस साल बढ़ा रहे हैं। तो इसका क्या मतलब निकला कि पिछले साल का प्रॉफिट इतने से कम है। यस आई बात मैम। समझ? ये बात आपको समझ आई यस। सबको? नो डाउट हमारा यस। प्रॉफिट तो बढ़ रहा है, लेकिन ये पिछले साल बढ़ना चाहिए था, तो पिछले हम इस साल बढ़ा रहे हैं। तो इसका मतलब पिछले साल हमने इतना प्रॉफिट कम दिखाया है ना अपनी बुक्स में।
आई बात समझ? वो पिछले साल का इम्पैक्ट पूछ रहा है ना आपसे। अब देखो 1500 प्लस 100 1600 प्लस 6000 7600 हो गया। ये तो हमारा हो गया क्रेडिट में। और फिर 10,000 ये भी क्रेडिट में है। ये डेबिट क्रेडिट बराबर हो जाएगा क्योंकि यहाँ क्रेडिट है यहाँ डेबिट है। तो 7600 क्रेडिट कम हुआ था पिछले साल। तो इसका मतलब अगर हम ये एंट्रियां गलती ना करते तो पिछले साल का प्रॉफिट हमारा 7600 ज्यादा दिखाता। देखो इफेक्ट ऑन प्रॉफिट, यहाँ पर देखिए आपका ये प्रॉफिट पिछले साल का दिखा रहा है ना। इस साल जब आप क्रेडिट कर रहे हो तो इसका मतलब पिछले साल का प्रॉफिट तो कम हो गया ना। आई बात समझिए? यस मैम। हम्म। इसका मतलब यह है कि पिछले साल का आपका प्रॉफिट 7600 से कम दिखाया आपने, जो कि ज्यादा दिखता अगर हम एंट्रियां ठीक करते तो। क्लियर हो गई है बात? यस मैम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्रायल बैलेंस ऑफ कंसर्न्ड हैज बीन एग्रीड बट द फॉलोइंग मिस्टेक्स वर डिस्कवर्ड आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। आपकी ट्रायल बैलेंस मिल चुकी है, इसका मतलब सस्पेंस अकाउंट नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी आपको फाइनल अकाउंट के बाद कुछ गलतियां पता चली। अब आपसे सिर्फ ये पूछा जा रहा है कि इसकी बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखिए वो कह रहा है कि आपका 2000 रुपए का आउटस्टैंडिंग रेंट था जो आपने एंट्री नहीं करी। आउटस्टैंडिंग रेंट की हमारी एंट्री क्या होती है? रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट, यही एंट्री करते हैं हम। हाँ जी। आउटस्टैंडिंग रेंट जब साल के एंड में हमारे पास पड़ा होता है तो हम एंट्री क्या करते हैं? रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट करते हैं कि नहीं करते? यस मैम। यस मैम। तो अब आपने ये एंट्री नहीं करी। अगर आप करते तो आपका प्रॉफिट पिछले साल कम हो जाता 2000 रुपए से। आई यस बात मैम। समझ? और बैलेंस शीट में आपकी लाइबिलिटी बढ़ जाती 2000 रुपए से। तो अब देखो वही इफेक्ट हमने दिखाना है कि प्रॉफिट वाज ओवरकास्ट। इसका मतलब आपका प्रॉफिट, आपका पिछले साल जो प्रॉफिट दिखा रहा है, मान लो आपका 10,000 का प्रॉफिट दिखा रहा है आपकी प्रॉफिट एंड लॉस में, अगर आप ये वाली एंट्री कर दो तो वो 10,000 से 8,000 पे आ जाएगा, क्योंकि यस आउट। मैम। तो इसका मतलब वही हमने करना है। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो कि प्रॉफिट वाज ओवरकास्ट बाय 2000। ठीक है, क्योंकि इसका मतलब आपका प्रॉफिट 2000 रुपए ज्यादा दिखा रहा है आपकी बुक्स में। समझ आ गई ये बात? यस मैम। यस। अब बैलेंस शीट में आपकी ये 2000 लाइबिलिटी दिखाता जो आपने नहीं दिखाई थी क्योंकि आपने एंट्री ही नहीं की थी। तो आपकी जो बैलेंस शीट है वो आपकी लाइबिलिटी कम दिखा रहा है 2000 रुपए से। ठीक है, बैलेंस शीट में आप 2000, और जब 2000 की लाइबिलिटी कम दिखा रहे हो तो इसका मतलब कैपिटल ज्यादा दिखा रहे हो, क्योंकि प्रॉफिट को तो हम कैपिटल में ही ऐड करते हैं ना। जब आप देखो बैलेंस शीट में दोनों पूरा इम्पैक्ट पड़ेगा ना। बैलेंस शीट पे थोड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ सकता इसका, क्योंकि बैलेंस शीट में अगर मैंने लाइबिलिटी दिखाई है तो या तो मेरी एसेट बढ़ेगी या फिर मेरी कैपिटल कम होएगी। तो यहाँ पर हमारी कैपिटल कम होएगी क्योंकि 2000 प्रॉफिट से रिलेट कर रहा है ना। तो प्रॉफिट कम होएगा। 10,000 की जगह मैं 8,000 निकालती प्रॉफिट, तो मैं अपनी कैपिटल में 8,000 रुपए जोड़ती ना, जो मैंने 10,000 जोड़े होंगे। तो मेरी कैपिटल देखो, मैं आपको इसको एक्सेल में बना के दिखाती हूँ। ये है, दिख रही है एक्सेल आपको?
यस मैम। यस मैम। अब थोड़ा सा इस एंट्री को पूरा रिव्यू करवाती हूँ मैं आपको। हम एंट्री करते हैं रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट। पहले तो ये एडजस्टमेंट एंट्री आती है, अगर आपने की है एडजस्टमेंट एंट्रीज तो, नहीं करी तो मेरा कोई कसूर नहीं है। ये एंट्री आती है हमारी आउटस्टैंडिंग की। यस फिर हम मैम। क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में 2000 रुपए दिखा देते खर्चा रेंट, ठीक है। और इधर हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं आउटस्टैंडिंग रेंट 2000, यही दिखाते हैं हम। यस मैम। अब मान लो मेरा प्रॉफिट पहले 10,000 आ रहा था, तो मैं करती क्या हूँ बैलेंस शीट में, आप ध्यान से देखो। हम करते हैं कैपिटल, मान लो यहाँ पर कैपिटल 1,00,000 की है, तो इसमें हम क्या करते हैं, ऐड नेट प्रॉफिट, यही करते हैं ना, कैपिटल में ऐड करते हैं ना नेट प्रॉफिट को, यस ये यस करते हैं मैम। हम। अब अगर मैंने 2000 की एंट्री करी है तो मेरा प्रॉफिट 2000 से कम हो गया, अब कितना रह गया, 8,000, है ना। तो यहाँ भी मैं 8,000 ही यस जोड़, मैम। यहाँ भी मुझे 8,000 जोड़ना चाहिए था ना। इसका मतलब जो कैपिटल मैं 1,10,000 की दिखा रही हूँ, वो मेरी 1,08,000 की दिखानी चाहिए थी। यानी मैं कैपिटल ज्यादा दिखा रही हूँ, यही कह रहा है ना वो। कैपिटल आप 2000 से ज्यादा दिखा रहे हो, लाइबिलिटी आप 2000 से कम दिखा रहे हो, और इधर आप प्रॉफिट ज्यादा दिखा रहे हो 2000 से। दोनों चीजों का इम्पैक्ट बता दिया उसने। यस मैम। अब अगला है परचेज बुक वाज ओवरकास्ट बाय 1000, इसकी एंट्री बताइए। इसकी एंट्री बताइए बेटा, चाहे आप सस्पेंस से ही बताइए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बताइए। हाँ बताइए एंट्री। हाँ बेटा थोड़ी आवाज धीरे आ रही है। सस्पेंस अकाउंट डेबिट मैम टू परचेज अकाउंट। टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, क्योंकि हम लास्ट में उसमें कर रहे हैं ना, अगले साल कर रहे हैं ना, ठीक है। आपने एंट्री ठीक बताई है कि हम एंट्री करेंगे वो। हाँ जी बोलो बेटा। बोलो, कुछ कहना चाहता है कोई? नहीं। परचेज अकाउंट आपकी ओवरकास्ट हुई है, ज्यादा की परचेजेस ज्यादा दिखा दी। इसको ठीक करने के लिए हमें परचेजेस को क्रेडिट करना है, तो परचेजेस को क्रेडिट ना करके हम प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट करते हैं। तो इसका मतलब हमने नेट प्रॉफिट 1,000 रुपए से कम दिखाया, क्योंकि हम परचेज जो है आपने ज्यादा दिखाई है, परचेज ज्यादा दिखाई है तो प्रॉफिट कम हो जाएगा ना उतने से। आई बात समझ? परचेज डेबिट साइड में होता है ना, प्रॉफिट एंड लॉस यस एडजस्टमेंट मैम। अकाउंट डेबिट कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट का मतलब होता है हम कम कर रहे हैं। इसका मतलब हमारा ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो कम दिखाया हमने, नेट प्रॉफिट भी कम दिखाया। और जब प्रॉफिट कम होता है तो इसका मतलब हमने कैपिटल भी कम दिखाई, क्योंकि हमने प्रॉफिट में कम कैपिटल को जोड़ा था। कैपिटल में प्रॉफिट जोड़ते हैं ना। अगर ये 1000 की एंट्री आती तो मेरा प्रॉफिट 1000 रुपए और बढ़ जाता, ठीक है। प्रॉफिट बढ़ता तो मेरी कैपिटल भी बढ़ जाती, ठीक है। क्लियर हो गई ये बात? यस अब मैम। आप अब आप 4,000 रुपए का डेप्रिसिएशन एंट्री करना भूल गए, तो डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होती है, डेप्रिसिएशन डेबिट टू मशीनरी। और डेप्रिसिएशन तो हमने लेना नहीं है क्योंकि साल खत्म हो गया, तो डेप्रिसिएशन की जगह हमने क्या लेना है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। तो जब हम ऐसी एंट्री करेंगे तो इसका मतलब हमारा प्रॉफिट जो है पिछले साल 4,000 ज्यादा दिखा रहे थे हम प्रॉफिट, क्योंकि अगर हम एंट्री कर देते तो प्रॉफिट 4,000 से कम हो जाता। जब प्रॉफिट ज्यादा दिखा रहे हो तो कैपिटल भी ज्यादा हो गई और मशीन भी ज्यादा हो गई, क्योंकि मशीन में से डेप्रिसिएशन लेस ही नहीं किया आपने।
समझ आई आपको ये बात? यस मैम। ऐसे क्वेश्चन पेपर में बेटा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं, थोड़ा ध्यान से समझ के कर लो। ये लोग ये सिंपल नहीं डालते, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की एंट्रीज डाल दो बस हो गया काम। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। बेटा स्पीकर ऑफ करो, किसका ऑन है? मैं बार बार कंसिस्टेंटली आपको ये कह रही हूँ कि जिस बच्चे ने पास होना है ना, एक तो वो क्लास रोज लगाए, और जो प्रैक्टिकल मैं करा रही हूँ ना, उसके कम से कम 2 बार ही करो, घर में कम करो। कोई बच्चा ना तो पीडीएफ डालता है ना करते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं फिर कह रही हूँ कि जो मेरी बातों को मान रहा है वो मेरे से पास होने की गारंटी ले ले, जो नहीं मान रहा उसकी मैं कोई गारंटी दे नहीं सकती। आगे देखिए, वो कह रहे हैं 600 पेड फॉर परचेज ऑफ स्टेशनरी हैज बीन डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। 600 आपने स्टेशनरी खरीदी थी, तो एंट्री आनी चाहिए थी स्टेशनरी डेबिट, आपने कर दिया परचेज डेबिट। तो अब हम इसको कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि हमने एंट्री क्या करनी है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। अगर हम पहले करते तो हम एंट्री क्या करते, स्टेशनरी डेबिट टू परचेजेस, तो इसलिए इसका कोई इम्पैक्ट प्रॉफिट पे नहीं आएगा, ना ही हमारी बैलेंस शीट पे आएगा इसका, नो इफेक्ट। ठीक है। अब आप देखिए, वो कहते हैं सेल बुक्स आपकी ओवरकास्ट हो गई, यानी सेल आपने 1000 रुपए से ज्यादा दिखा दी। अब उसको कम करना है तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट डेबिट करेंगे। जब सेल ज्यादा दिखाते हैं, इसका मतलब आपने प्रॉफिट ज्यादा दिखा दिया, ग्रोस प्रॉफिट भी ज्यादा दिखा दिया, नेट प्रॉफिट भी ज्यादा दिखा दिया, इधर कैपिटल ज्यादा दिखा दिया आपने। और क्योंकि वो क्रेडिट सेल है, तो फिर वो आपने जो है क्रेडिट सेल बोला इसने, नहीं बोला ना तो छोड़ दो बस, प्रॉफिट ज्यादा दिखा दी और इधर कैपिटल ज्यादा दिखा दी। आगे है 5000 रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ बुक डेट हैज बीन क्रेडिटेड टू सेल अकाउंट। जब हम एंट्री किसी डेटर से पैसा लेते हैं, तो हम एंट्री करते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर करते हैं, यही एंट्री होती है। और आपने कर दिया कैश डेबिट टू सेल, तो अब रेक्टिफिकेशन के लिए हम सेल डेबिट टू डेटर करेंगे। तो इसका मतलब सेल हमने ज्यादा दिखा दी, तो प्रॉफिट भी ज्यादा दिखा दिया, ग्रॉस प्रॉफिट भी ज्यादा दिखा दिया। और हमने करना था डेटर्स को, तो डेटर भी ज्यादा दिखा दिए क्योंकि कम करने थे हमने। और प्रॉफिट ज्यादा जहां पर आता है वहां कैपिटल तो ज्यादा होती ही होती है। समझ आया ये क्वेश्चन आप लोगों को? यस मैम। इस तरह के क्वेश्चन यस आपसे इस तरह के क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जाएंगे, तो आपको एंट्रीज आनी चाहिए। ठीक है। आगे है हमारी एडजस्टिंग एंट्रीज है। इसके बाद आपका ये चैप्टर खत्म हो जाता है। आपकी जो आज की असाइनमेंट है, एक तो जो मैंने क्वेश्चन करवाए हैं वो आपको सारे करने ही करने हैं, प्लस जो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपके सारे एमसीक्यूज हैं, ये पूरे करने हैं आपको। मैंने कल भी कहा था, किए हैं सबने या मुझे नहीं पता, फिलअप्स करने हैं, ट्रू फॉल्स करने हैं आपको, और ये सारे खुद से करने हैं आपने क्वेश्चन। ठीक है। और ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो लास्ट में दिए हुए हैं, 2 3 4 ही दिए हुए हैं, कॉम्प्रिहेंसिव न्यूमेरिकल भी दिए हुए हैं आपको एक्सरसाइज में, और अनसोल्व्ड केस भी दिया हुआ है। ये सब क्वेश्चन आपको पूरी एक्सरसाइज आज करनी ही करनी है। अब इसके बाद आपकी क्लास परसों सुबह है, कल का दिन आपके पास है, आपको फर्स्ट चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल, सारे एग्जाम्पल, सारे एमसीक्यू, बैक एक्सरसाइज पूरी, दैट इज योर होम असाइनमेंट, जो आपको मेरे को करके अपनी नोट्स में पीडीएफ देनी है। तभी मुझे पता चलेगा आप कुछ कर रहे हो कि नहीं कर रहे। ठीक है। उसके बाद हमारा सेकंड सेक्शन शुरू हो जाता है, सेकंड मॉड्यूल, जिसमें बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, कंसाइनमेंट है एंड ज्वाइंट वेंचर है। ठीक है। अब इसकी थ्योरी पे फिर हम ज्यादा नहीं टाइम लगाएंगे, आप पढ़ लेना थ्योरी। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं हमारे, जिसमें बिल्स ऑफ एक्सचेंज आ जाता है, और हमारा प्रोमाइजरी नोट आ जाता है। ठीक है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज की डेफिनेशन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में दी गई है, ये डेफिनेशन आप पढ़ लेना। ठीक है। ये चीज ज्यादा जरूरी है आपको पढ़नी। असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है आपके पास, रिटर्न होना चाहिए इसमें, लैंग्वेज क्लियर होनी चाहिए, डेट जो है वो सारी पर्टिकुलर होनी चाहिए, किस डेट को लिखा गया है। इसकी 3 पार्टीज होती हैं, ये बात याद रखना बिल्स ऑफ एक्सचेंज की। एक ड्रायर जो लिखता है, यानी मेकर भी उसको बोल सकते हैं, ड्रायर या मेकर।
एक ड्राई जो उसको एक्सेप्ट करता है, और तीसरा होता है पेई जिसको पैसे मिलते हैं। पेई का मतलब वो नहीं जो पैसे देता है, पेई का मतलब वो है जो पैसे लेता है। तीन पार्टीज होती हैं, और साइन जो है ये ड्रायर और मेकर जो है वो साइन करेगा ही करेगा, उसके बाद ड्राई उसको एक्सेप्ट करेगा, और पेई को हम पेमेंट देते हैं। ये इसकी पार्टीज होती हैं। ठीक है, ये अनकंडीशनल होता है, कोई कंडीशन नहीं होती, क्योंकि ऑलरेडी आप उसके बदले सामान ले चुके हो। ठीक है, इसके बाद पार्टीज ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ड्रायर कौन होता है? जो लिखता है, जो इशू करता है बिल ऑफ एक्सचेंज। जो क्रेडिटर होता है, जो लेंडर होता है, जिसने किसी से पैसे लेने होते हैं, या वो सेलर भी हो सकता है, क्रेडिटर भी हो सकता है, लेंडर भी हो सकता है, सेलर भी हो सकता है। वो बिल को वो लिखता है और अपने साइन करता है। और ड्रायर क्या होता है? ड्राई वो होता है जिसने पैसे देने होते हैं, वो डेटर होता है, लैंडी होता है, या परचेजर होता है। ये एक्सेप्ट करता है, वो बनाता है, ये एक्सेप्ट करता है कि हाँ, कि मैंने पैसे देने हैं, और अनकंडीशनल है क्योंकि मैं सामान ऑलरेडी ले चुका हूँ। पेई वो होता है जिसको हम बेनिफिशियरी बोलते हैं। ये या तो ड्राई खुद होता है, जिसने ड्रायर होता है जिसने लिखा है, उसको पैसे दिए जाते हैं, या इसके कहने से किसी थर्ड पार्टी को। मान लो ए ने बिल लिखा बी पे, और बी ने एक्सेप्ट किया। अब बी ने पैसे देने हैं ए को, और ए ने पैसे देने हैं सी को। तो ए ये कहता है कि आप मेरी जगह सी को पैसे दे दो, तो सी पेई हो गया। तो ड्राई जो है वो सी को पैसे देगा। तो पेई जो है वो ड्रायर खुद भी हो सकता है, या कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है। ये बात समझ आ गई आपको? पार्टीज ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज समझ आ गया? यस मैम। इसके बाद क्लासिफिकेशन है, ये आप पढ़ लेना। डिफरेंस बिटवीन ट्रेड बिल एंड अकोमोडेशन बिल भी आप पढ़ लेना, बिकॉज हम यहाँ पर ज्यादा फोकस प्रैक्टिकल्स पर करेंगे। थ्योरी आप एक बार ही पढ़ लेना, नहीं समझ आएगी तो मैं बता दूंगी। अब आता है मेच्योरिटी डेट। मेच्योरिटी डेट में हमारे पास आता है, आप वीडियो सुनते हो कि नहीं सुनते? मैंने लिखा था कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज की वीडियो सुन लेना। जो टॉपिक हमने अगला करना होता है ना थ्योरी के लिए, पहले उसकी वीडियो सुन लिया करो और उसको पढ़ लिया करो, तभी आपको प्रैक्टिकल भी समझ आएंगे और आपका सिलेबस जल्दी से खत्म भी होगा, नहीं तो फिर नहीं हो पाएगा। आगे देखिए, अब इसमें मेच्योरिटी डेट है इन केस ऑफ डिमांड बिल, एट साइट बिल और प्रेजेंटेशन बिल। डेट ऑफ मेच्योरिटी जो होती है जो डेट हमने लिखी होती है उस पे 3 दिन डेज ऑफ ग्रेस मिलते हैं। लेकिन मेच्योरिटी डेट ये जो आता है एट साइट बिल होता है, प्रेजेंटेशन बिल में आपको डेज ऑफ ग्रेस नहीं मिलते, जबकि बिल्स ऑफ एक्सचेंज में 3 दिन मिलते हैं डेज ऑफ ग्रेस में। ठीक है, समझ आ गई आपको ये बात? यस मैम। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, आपका आप जो बिल लिखेगा ड्रायर जो मेकर होगा, वो दो तरह से लिख सकता है। वो या तो लिखेगा कि 2 महीने के बाद पेमेंट देनी है, 3 महीने के, यानी टाइम को वो मंथ्स में लिखेगा, या वो टाइम्स को डेज में लिख सकता है कि इतने दिन के बाद, 10 दिन के बाद, 60 दिन के बाद, 90 दिन के बाद। जब वो कैलकुलेट करता है कैलेंडर मंथ के हिसाब से, तो हम नंबर ऑफ डेज को इग्नोर करते हैं। जैसे आपने 4 मई को बिल कहा लिखा उसने, और उसने कहा 3 महीने के बाद ड्यू डेट है। 4 मई के 3 महीने बाद क्या बनेगा? जून, जुलाई, अगस्त। 4 अगस्त आ गया। ठीक है, यस मैम। और उसमें 3 दिन और जोड़ोगे तो 7 अगस्त हो जाएगा। तो अब इसकी डेट ऑफ मेच्योरिटी 7 अगस्त बनती है। इसके अलावा जैसे ये कह रहा है 5 जून को बिल लिखा और 65 दिन का है, अब महीने नहीं लिखे उसने, अब दिन लिखे हैं। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे? 5 जून को लिखा है, जून हमारा 30 दिन का होता है, 5 को लिखा है, 5 दिन तो गए, तो बाकी 25 दिन रह गए जून के। ठीक है, जुलाई के 31। ठीक है, और अगस्त के 9 डेज, क्योंकि हमने 65 पूरे करने हैं ना। 25 प्लस 61 कितने हो गए? 31। कितने हो गए ये? 56। और फिर हमें 65 करने हैं तो 9 दिन और लेने हैं, तो 9 अगस्त आ गया। अगस्त के 9 दिन 9 अगस्त हो गया। फिर उसके बाद 3 दिन डेज ऑफ ग्रेस 12 अगस्त। तो डेज के हिसाब से फिर ऐसे काउंट करेंगे। समझ आ गई? डेज ऑफ ग्रेस 3 दिन देने ही देने हैं। मंथ्स के हिसाब से तो मंथ के हिसाब से, नहीं तो फिर डेज के हिसाब से। क्लियर?
अब Yes, क्वेश्चन ये ma'am. आता है कि अगर आपकी मैच्योरिटी डेट नेशनल हॉलीडे पे बनती है, मान लो कि आपकी ड्यू डेट जो है वो 26 जनवरी को बनती है, क्योंकि हमें पहले से पता होता है कि ये नेशनल हॉलीडे है। उस केस में आपकी एक, मान लो आपकी 23 जनवरी बन रही थी, 3 दिन डेज ऑफ ग्रेस निकाल बनाए, 26 जनवरी हो गई। 26 जनवरी को तो हर साल छुट्टी होती है रिपब्लिक डे की। तो अब मैच्योरिटी डेट एक दिन पहले आ जाएगी, यानी कि 25 जनवरी को। इसी तरह अगर आपकी 15 अगस्त बन रही है तो 14 अगस्त हो जाएगी। ये बात समझ आई? Yes, ma'am. इन केस इमरजेंसी हॉलीडे डिक्लेयर हो जाती है, पहले छुट्टी नहीं होती, वो गजटेड हॉली नहीं होती, लेकिन अचानक से गवर्नमेंट ने किसी वजह से, किसी जैसे कोई मिनिस्टर की डेथ होगी, या जैसे अभी आपके ये फ्लड वगैरह की वजह से छुट्टियां हुई हैं, कभी ऐसी छुट्टी डिक्लेयर हो जाती है अचानक से, तो मैच्योरिटी डेट जो होती है वो नेक्स्ट वर्किंग डे होती है। जैसे 25 जुलाई को छुट्टी हो गई, तो आपकी वर्किंग 26 को होगी, अगले दिन आपकी होगी पेमेंट डेट, मैच्योरिटी डेट। और अगर 25 जुलाई को डेट थी आपकी और 5 छुट्टियां हो गई, तो फिर 30 जुलाई को उसकी ड्यू डेट बनेगी। समझ आई आपको ये बात? यस मैम। ठीक है। जब गस्टेड हॉलीडे होती है तो एक दिन पहले की डेट बनाते हैं, क्योंकि गस्टेड हॉलीडे का तो पहले से ही पता होता है। लेकिन अगर कोई इमरजेंसी हॉलीडे हो गई तो फिर अगला वर्किंग डे होता है, जब छुट्टी के बाद ऑफिस खुलेंगे। क्लियर? Yes, ma'am. अब आपके पास बिल्स ऑफ एक्सचेंज में एक होता है बिल रिसीवेबल, एक होता है बिल पेबल। जिसने पैसे लेने हैं उसके लिए वो बिल रिसीवेबल है, जिसने देने हैं उसके लिए वो बिल पेबल है। जैसे हमारे डेटर और क्रेडिटर होते हैं, समझ लो डेटर की जगह हमने बिल रिसीवेबल बना दिए, क्योंकि हमने लिखित में ले लिया, उससे रिटर्न में ले लिया, साइन करा लिए। और क्रेडिटर की जगह बिल पेबल बना लिए, और कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। फिर भी आपने ये दोनों पॉइंट पढ़ने हैं। और ये सारी जर्नल एंट्रीज, एडजस्टमेंट एंट्रीज सिर्फ एक बच्चे ने मुझे भेजी हैं लिख के, अच्छा लगा मुझे जिसने लिखी हैं। लेकिन अभी ये आप ये वाली एंट्रीज भी आपने लिख के याद करनी है, और जो लिख के याद करेगा वही मुझे भेजेगा, वही कामयाब होगा। मैं आपको फिर से बता रही हूँ, नहीं लिखोगे तो मेरा कोई कसूर नहीं है बेटा, किताब में पढ़ी है पढ़ लो आप। और आपको नहीं लिखनी है तो मत लिखो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको लगता है किताब में पढ़ी है, हमें लिखने की जरूरत नहीं है, सो आई डोंट बोदर अबाउट दिस। आपको इसको लिखना ही पड़ेगा, तभी आपको ये आएंगी, क्योंकि नहीं तो फिर हमारे प्रैक्टिकल रह जाएंगे अगर मैं एंट्री एक एक करने लगी यहाँ पर तो। अब हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, कैलकुलेट द ड्यू डेट। देखो आपको जिससे पूछूंगी वही बताएगा। 1 जनवरी को आपने बिल लिखा, 4 महीने का बिल है, तो इसकी ड्यू डेट बताओ। वंशिका आप बताओ इसकी ड्यू डेट। मैम 1 अप्रैल। आपने मेरी बातें सुनी है ध्यान से? 4 महीने जोड़ना, जनवरी में कितने बनते हैं? हाँ जी गुरमीत कौर। Ma'am, 4th April. मैम 4 मई। किसने बोला ये 4 मई? मैम मैं 4 मई। क्या नाम है बेटा आपका? सिमरन। सिमरन। चलो कोई तो ध्यान से सुन रहा है। बेटे 1 जनवरी में 4 महीने जोड़ो, फरवरी मार्च अप्रैल मई। 1 मई आ गया, फिर उसमें 3 दिन डेज ऑफ ग्रेस जोड़ो आप, देखो, तो 4 मई आपका बनता है। अब आई बात समझ? अगला है आपका 23 नवंबर को आपने बिल लिखा, और इसका 2 महीने का डेज ऑफ ग्रेस है, और 2 महीने का टेन्योर है, तो इसकी ड्यू डेट क्या बनेगी? पूनम आप बताओ। मैम 23 जनवरी। सुन नहीं रहे आप लोग ध्यान से। अर्पिता आप बताओ। गुरमीत कौर बताओ। Ma'am, 26 January. मैम 25 Ma'am, जनवरी। 25 वेरी January हो गुड। जाएगा। 25 25 जनवरी। किस
वेरी गुड। 25 किसने बोला? मैम बलविंदर। वेरी गुड, क्लैपिंग फॉर बलविंदर। अभी मैं इतनी देर से समझा रही हूँ आपको कि 2 महीने 23 नवंबर के बाद 2 महीने जोड़ोगे, दिसंबर जनवरी। 23 जनवरी आप बोल रहे हो, क्या 3 दिन डेज ऑफ ग्रेस नहीं जोड़ोगे? जिसने 23 बोला वो तो बिल्कुल गलत है। फिर जिसने 3 दिन जोड़ दिए डेज ऑफ ग्रेस, 26 जनवरी। अभी मैं आपको बता के हटी हूँ, 26 जनवरी और 15 अगस्त जो आपके गजटेड हॉलीडे होते हैं, अगर वो पड़ता है उस दिन तो एक दिन पहले की ड्यू डेट बनेगी, यानी कि 25 जनवरी को। क्योंकि 26 जनवरी को तो छुट्टी होती है ना, गजटेड हॉलीडे होती है। आई बात समझ? नेशनल हॉलीडे होती है ना। तो बेटा ऐसे आपने करने हैं क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो कहता है एक्स सोल्ड गुड्स फॉर 20,000 टू वाई। एक्स ने वाई को उधार पे सामान बेचा, तो एक्स एंट्री क्या करेगा अपनी बुक्स में? पहले ना क्वेश्चन देख लेते हैं वो क्या कहते हैं। रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। ठीक है, अब हमें जर्नल एंट्रीज करनी है। तो देखिए, जब आपने एक्स ने वाई को सामान भेजा तो हम दोनों की बुक्स में एंट्री करेंगे। एक्स क्या एंट्री करेगा? जिससे पूछूंगी वो बताएगा मुझे। अमनदीप आप बताओ, एक्स ने वाई को सामान बेचा उधार पे, एक्स क्या एंट्री करेगा? बेसिक एंट्रियां पूछ रही हूँ मैं। अर्शदीप आप बताओ। बाइज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट में। हाँ, बाई डेबिट टू सेल, वेरी गुड। कृतिका वाई क्या एंट्री करेगा? मैम परचेजेस टू एक्स। वेरी गुड, परचेजेस टू एक्स। इसकी एंट्री हो गई, इसका काम खत्म। अब छोड़ सकते हैं, यहाँ तक हो गया हमारा काम खत्म। जो डेट का ध्यान रखना है, 1 जनवरी को एंट्री होगी इसकी। अब एक्स ने बिल लिखा वाई पे, तो एक्स कौन हो गया? ड्रायर, क्योंकि जिसने पैसे लेने होते हैं वही बिल लिखता है। एक्स क्या है? ड्रायर। क्या है एक्स? ड्रायर या मेकर, जिसको हमने बोला था। क्या है एक्स हमारा? ड्रायर। फॉर द सेम अमाउंट ऑफ 3 मंथ्स। 3 महीने का, कितने महीने का बिल लिखा उसने? 3 महीने का। तो अब डेट ऑफ मेच्योरिटी क्या होगी? जरा पहले तो मुझे ये बता दो। 3 महीने का बिल लिखा है। हाँ जी, 4 अप्रैल मैम, 4 अप्रैल। कौन? 4 अप्रैल। देखते हैं, 3 महीने का बिल है ना। फरवरी मार्च अप्रैल, हाँ ठीक है, 4 अप्रैल हो गई। अब वाई ने उसको एक्सेप्ट किया। जो एक्सेप्ट करता है वो क्या होता है? ड्राई बन जाता है। वो क्या होता है? ड्राई। ठीक है, या फिर हम जिसको एक्सेप्टर भी बोलते हैं। ठीक है। एंड रिटर्न टू एक्स। वो क्या, एक्स ने जब बिल देता है ना, तो वाई उसको एक्सेप्ट करके साइन करके एक्स को वापस दे देता है, तभी तो उसका एविडेंस बनता है ना एक, कि हाँ मैंने वाई से पैसे लेने हैं। वाई ने अपनी मेच्योरिटी पे पेमेंट, जब वो बिल साइन करके देगा वाई, एक्स को वापस देगा, तब क्या एंट्री बनेगी? कोई बता सकता है मुझे आपके आप में से? एक्स की बुक्स में क्या एंट्री करेंगे अर्पिता? जब वाई ने बिल साइन कर दिया, एक्स ने बिल लिखा, वाई ने बिल साइन कर दिया, एंट्री क्या होगी? बोलो गुरमीत। मैम बिल रिसीवेबल टू वाई। हाँ, वेरी गुड। बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाई। और वाई क्या करेगा? मैम एक्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। हाँ, वाई एंट्री करेगा एक्स डेबिट टू बिल पेबल। ठीक है। और उसने 4 अप्रैल को पैसे भी दे दिए। अब वो क्या एंट्री होगी जब 4 अप्रैल को उसने पैसे दे दिए? तो कोई बच्चा वो भी बता दो जो अभी तक कुछ नहीं बता रहा है। मुस्कान आप बैंक बताओ। टू बिल रिसीवेबल। हाँ राजकुमार बोलिए। मैम क्या नाइ? मैम बैंक टू बिल रिसीवेबल। हाँ, ये एक्स की बुक्स में होगी, बैंक टू बिल रिसीवेबल। बिल्कुल ठीक है। वाई क्या करेगा? बिल पेएबल टू बैंक। वेरी गुड, बिल पेबल टू बैंक। ये भी बिल्कुल ठीक है आपकी एंट्री।
रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। ये तो नॉर्मल सर्कमस्टांसिस थे। पहला केस था वाई ने बिल अपने पास रखा और कलेक्ट कर लिया, ये सारी एंट्री हमारी हो गई, ठीक है, क्योंकि वाई ने बिल रखा और पैसे ले लिए 4 अप्रैल को, तो वही एंट्री हो गई उसकी, बैंक डेबिट टू बिल रिसीवेबल। अब दूसरा केस है, बैंक ने वो बिल 1 जनवरी को यानी सेम डेट को बैंक से डिस्काउंट करवा लिया 12% पर एनम पे। इसका क्या मतलब हुआ, क्या मुझे कोई बताएगा? हाँ जी मैम। मैम उन्होंने ना बैंक तो पैसे ਲੈ ਲਿਆ ਪਰ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਤੇ ਕੁਛ ਕਮਿਸ਼ਨ हाँ, ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਨੇ ਰੱਖ ਲਈ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆਪਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਏ ਤੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। वेरी ਇਹ वेरी गुड, ਤੇ ਮੈਮ बिल्कुल ठीक ਆਪਾਂ है। ਜੇ 12% ਨਾਲ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਕੀਤਾ ਆ ਤਾਂ ਮੈਮ ਆਪਾਂ 600 ਰੁਪਇਆ ਮੈਮ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ 19400 ਰੁਪਇਆ ਮੈਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਫਿਰ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ। वेरी गुड, ਟੂ वेरी ਬਿੱਲ गुड, ਟੂ देखो। ਬਿੱਲ ਸੇਵਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ 20000। अभी देखो स्क्रीन दिख रही है सबको। 20,000 रुपए आपने Yes, बैंक को ma'am. बैंक को दिया बिल रिसीवेबल। बैंक कहता है 12% के हिसाब से ब्याज लगाऊंगा, यानी इसका 0.12। लेकिन वो महीने भी है ना, कितने महीने हैं हमारे पास? 3 मंथ्स हो गए ना। 3 3 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। तो सॉरी, मैंने कुछ गलत कर दिया, इंटू 3 डिवाइडेड 12, यहाँ पर इंटू का निशान नहीं लगाया। 600 रुपए आपकी कैलकुलेशन आ गई, क्योंकि पूरे साल के 12% के हिसाब से 2400 बनते हैं। 2400 में से 3 महीने के हमारे 1/4 600 रुपए बनते हैं। तो आपने बैंक आपसे 19,400 रुपए आपको देगा। तो अब इसकी एंट्री क्या आएगी राजकुमार जी, वो भी बता दीजिए आप। मैम बैंक डेबिट डिस्काउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल बैंक ਵਿੱਚ वेरी 19400 डिस्काउंट ਵਿੱਚ 600 ਤੇ ਟੂ ਬਿਲ ਰਿਸੀਵੇਬਲ ਵਿੱਚ 20000। वेरी गुड। बैंक डेबिट डिस्काउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, हम बैंक को बिल रिसीवेबल दे रहे हैं और उससे पैसे ले रहे हैं, ठीक है। तो बैंक हमें दे रहा है 19,400 रुपए और 600 हमारे से चार्जेस काट रहा है जो हम डिस्काउंट में डाल देंगे, और 20,000 हम उसको दे रहे हैं। क्या इसकी वाई की बुक्स में कोई एंट्री आएगी? नो मैम। नहीं। नो No, मैम। ma'am. हाँ, क्योंकि इसमें वाई का कोई लेना देना नहीं है, वाई की बुक्स में इसकी कोई एंट्री नहीं आएगी। फिर मेच्योरिटी डेट पर बैंक ने वाई से पैसे लिए, तो एंट्री क्या आएगी? आप कोई और बताइए। हरप्रीत आप बताओगे? गगनप्रीत कौर, कौन बताएगा? वॉलंटरी बताइए। राजकुमारी बताएगा। राजकुमार ने बड़े अच्छे से बिल्स ऑफ एक्सचेंज किया हुआ है, या तो इसने वीडियो सुनी है या पहले से किया हुआ है। अच्छी बात है, वेरी गुड, ऐसे सबको आना चाहिए बेटा। हाँ जी, तो बताइए राजकुमार जी, क्या एंट्री आएगी वाई की मैम बुक्स में? ਮੈਮ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਹੋਈ ਆ ਮੈਮ ਬੈਂਕ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਮ ਐਕਸ ਨੇ ਕੋਈ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਇਹਦੀ ਪਰ ਵਾਈ ਕਰੂਗਾ। हाँ, क्या एंट्री करेगा? मैम वाई एंट्री करूंगा कि बिल पेएबल टू बैंक अकाउंट नॉर्मली। हाँ, बिल पेबल टू बैंक 20,000, क्योंकि वाई ने तो पूरे 20,000 ही देने हैं ना, ठीक है, क्लियर। अभी आगे है एक्स ने बिल एंडोर्स कर दिया जेड को, अब क्या एंट्री करेंगे हम? Z's account to bill receivable. हाँ, एक्स की बुक्स में आएगा जेड टू बिल रिसीवेबल, वाई की बुक में एंडोर्समेंट की कोई एंट्री नहीं आएगी। जब पेमेंट डेट होएगी तब एक्स की बुक्स में कोई एंट्री नहीं आएगी, क्योंकि जेड अब पे बन गया, पैसे जेड को मिलेंगे। वाई एंट्री करेगा कि बिल पेएबल डेबिट टू बैंक, वाई की बुक्स में वही एंट्री आएगी, बिल पेएबल डेबिट टू बैंक, क्योंकि चाहे वो एक्स को करे, चाहे वो जेड को करे, चाहे वो बैंक को करे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसने तो बिल पेएबल के बदले में 20,000 रुपए पे करने हैं, ठीक है। अब एक्स ने अपने पास रखा बिल और 31 मार्च को बैंक को भेज दिया, बिल बैंक टू सेंट फॉर कलेक्शन, ठीक है। तो फिर हम अब एंट्री करेंगे एक्स की बुक्स में, बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन डेबिट टू बिल रिसीवेबल,
और जब पेमेंट आएगी तो हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन। वाई की बुक्स में सेम एंट्री आएगी, बिल पेबल डेबिट टू बैंक। ठीक है, अब ये एंट्रीज मैं आपको दिखा भी देती हूँ एक एक करके। देखो हमने एक्स की बुक्स में करनी है, पहले इसने सेल करी, वन बाय स्टेप चलेंगे। पहले इसने सेल करी वाई टू सेल्स, क्योंकि इसने वाई को सेल करी है। फिर उससे इसने बिल लिखवाया, एक्सेप्ट करवाया, तो बिल रिसीवेबल टू वाई। फिर बैंक से इसने पैसे ले लिए, बैंक डेबिट टू बिल रिसीवेबल, पहला केस जब उसने मेच्योरिटी पे पैसे ले लिए। सेकंड केस में व्हेन बिल डिस्काउंट फ्रॉम बुक डिस्काउंटेड फ्रॉम बुक, वाई डेबिट टू सेल, बिल रिसीवेबल टू वाई, यहाँ तक तो सेम एंट्री आएगी। तीसरा जब हमने डिस्काउंट करवाया था, बैंक डेबिट डिस्काउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, जब उसने जेड को दे दिया, पहली दोनों एंट्री हर केस में सेम आएंगी, तो आएगा जेड टू बिल रिसीवेबल। तीसरा जब उसने कलेक्शन के लिए भेजा, तो आप एंट्री करोगे बिल सेंट फॉर कलेक्शन टू बिल रिसीवेबल, और जब पैसे मिलेंगे तो बैंक डेबिट टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन। अब वाई क्या एंट्री करेगा, परचेजेस टू एक्स, एक्स टू बिल पेबल और बिल पेबल टू बैंक। हर हाल में एक्स की वाई की बुक्स में यही एंट्रीज आएंगी, वो कोई चेंजेस नहीं करेगा। अब अगला टॉपिक है हमारा कि बिल डिसऑनर हो गया। डिसऑनर हो गया तो क्या हो गया, डिसऑनर का मतलब क्या हो गया, उसने पैसे देने से मना कर दिया। तो अब डिसऑनर बाय नॉन एक्सेप्टेंस, डिसऑनर बाय नॉन पेमेंट, दो तरह से होता है। जब उसने एक्सेप्ट ही नहीं किया, उस केस में हमारी कोई एंट्री नहीं होती है, क्योंकि वो बिल रिसीवेबल बना ही नहीं। बिल रिसीवेबल बनेगा ही तभी जब वो उसको एक्सेप्ट करेगा। अब उसने एक्सेप्ट तो कर लिया, लेकिन पेमेंट डेट पे आके पेमेंट नहीं करी, तो उसमें फिर हमारे कुछ चार्जेस लगते हैं, उसकी एंट्री अब हम करेंगे। मैम हाँ जी, आवाजें आ रही है मैम, म्यूट करवा दो। अच्छा, यस मैम। अब ठीक है। यस मैम। नोटिंग ऑफ बिल, नोटिंग ऑफ बिल क्या होता है, जब बिल डिसऑनर हो जाता है और वो बंदा कहता है मुझे 2 महीने का 3 महीने का और टाइम दे दो, और वो मान जाता है हमारा रिसीवर जो ड्रायर है, तो हम उसी बिल को नोटरी के पास लेके जाते हैं, क्योंकि हमें देखो बताना पड़ता है ना कि ये बिल डिसऑनर हो गया, ताकि वो कहीं मिसयूज ना हो सके। फिर वो उसको रिन्यू भी कर देते हैं। नोटिंग के कुछ चार्जेस लगते हैं, 40-50 जो भी लगते हैं, वो हमें पे करने पड़ते हैं। और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जिसने बिल डिसऑनर किया, यानी जिसने टाइम पे पैसे नहीं दिए। अब नोटिंग वाले को एक्स भी पैसे दे सकता है, वाई भी दे सकता है। अगर एक्स ने भी दिए हैं तो भी वो वाई से बाद में चार्ज कर लेगा। बेसिकली ये खर्चा उसी का होगा जिसने बिल डिसऑनर किया, जिसने पैसे टाइम पे नहीं दिए। ठीक है, लेकिन अगर मान लो वो ड्यू टू इंसॉल्वेंसी डिसऑनर हो जाता है, यानी बंदा इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया, अब उसके पैसे मिलने ही नहीं है, तो फिर वो कुछ नहीं देता, फिर हमें उसको बैड डेट में डालने पड़ते हैं। यानी जितने मिल गए उतने ठीक है, बाकी बैड डेट में डाल के खत्म करो। ठीक है, अब देखिए हम इसके डिफरेंट डिफरेंट केसेस फिर से करेंगे। मिस्टर एक्स ने कुछ सामान बेचा 15,000 का वाई को, तो पहली एंट्री एक्स की बुक्स में आएगी। बताइए, अब जिन बच्चों ने बिल्कुल नहीं बोला वो बताओ, देखो मैं किसी ने सुना है। बच्चे तो छोड़ना भी शुरू कर जाते हैं 9 बजे के बाद कि टाइम हो गया, चलो अभी हमें सुनने की जरूरत नहीं है। बट मैं एक एग्जांपल और करवा देती हूँ, क्लास भी लेट शुरू की थी आपने आज। हाँ जी मुस्कान, बताइए एंट्री एक्स की बुक्स में क्या आएगी। मैम वाई अकाउंट डेबिट टू सेल्स। वाई डेबिट टू सेल्स, और वाई की बुक्स में वाई की बुक में एक्स अकाउंट डेबिट टू परचेज। एक्स क्यों डेबिट करोगे बेटा, परचेज मैम अकाउंट डेबिट परचेज टू परचेज डेबिट टू परचेज। एक्स वाई, परचेज डेबिट टू वाई, सॉरी टू एक्स। तो अब उसने फिर 1 जनवरी को ही किया और 3 महीने का बिल लिख दिया। मेच्योरिटी डेट पे बिल डिसऑनर हो गया। डिसऑनर की एंट्री क्या आएगी अब, अमनदीप कौर आप बताओगे।
राजकुमार, हाँ जी मैम। बिल डिसऑनर की एंट्री क्या करोगे? मैम वाई ਨੂੰ ਡੈਬਿਟ ਕਰਾਂਗੇ टू बिल रिसीवेबल हाँ, जितो वाई डेबिट, बिल्कुल वाई डेबिट टू बिल रिसीवेबल, और वाई एक्स क्या करेगा? वाई क्या करेगा? बिल पेबल डेबिट टू एक्स, क्योंकि अब पैसे नहीं दे रहे, बिल खत्म हो रहा है, तो बिल को खत्म करना है। और 50 रुपए उसने पे किए नोटिंग चार्जेस के, ठीक है, तो 50 रुपए नोटिंग चार्जेस की एंट्री क्या आएगी? मैम मे भी टू कैश कर ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਨੋਟਿੰਗ ਚਾਰजेस ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੱਗੇ। वाई को पूरे 15,050 से डेबिट कर दो, टू बिल रिसीवेबल टू कैश, क्योंकि 50 रुपए हमने पे कर दिए ना, या फिर 2 एंट्रियां बना लो, वाई डेबिट टू कैश, ठीक है। और वाई क्या एंट्री करेगा आपकी? वाई एंट्री करेगा आपका, ये देखिए, ये तो अगला केस आ गया जब उसने बिल डिस्काउंट करवाया था बैंक से और फिर वो डिसऑनर हो गया, तो वाई डेबिट टू बैंक सेम एंट्री आएगी 15,050 से, कैश की जगह बैंक आ जाएगा आपका। जब आपने जेड को दिया था तो भी यही एंट्री करोगे, वाई डेबिट टू जेड, क्योंकि पेमेंट नोटरी को वही करता है जिसके पास बिल होता है, लेकिन अल्टीमेटली लेते हम उससे हैं जिसने डिसऑनर किया। तो जेड ही नोटरी को पेमेंट करेगा 50 रुपए की, तो हमें जेड को अब 15,050 देने हैं और वाई से 15,050 लेने हैं, ठीक है, क्लियर है। वाई की बुक्स में परचेज टू एक्स, देन एक्स टू बिल पेबल, एंड